जस्टिस यशवंत वर्मा महाभियोग विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने संसद सचिवालयों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब प्रक्रिया की वैधता पर बड़ा सवाल। नई दिल्ली विशेष रिपोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ चल रही महाभियोग कार्यवाही अब संवैधानिक और कानूनी बहस के केंद्र में आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति वर्मा की उस याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ शुरू की गई महाभियोग प्रक्रिया को न्यायाधीश अधिनियम 1968 और संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि याचिका में उठाए गए प्रश्न केवल व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे न्यायपालिका, संसद और संविधान के बीच शक्ति संतुलन से भी जुड़े हुए हैं। पीठ ने कहा, हम नोटिस जारी करते हैं और संविकट और संबंधित सचिवालयों से जवाब मांगते हैं। अपनी याचिका में न्यायमूर्ति वर्मा ने महाअभियोग प्रक्रिया के कई अहम पहलुओं को चुनौती दी है। पहला, एक ही दिन दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित न होना। याचिका के अनुसार न्यायाधीश अधिनियम 1968 की भावना और प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि उनके निष्कासन का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा द्वारा एक ही दिन पारित नहीं किया गया। उनका तर्क है कि महाभियोग जैसी गंभीर संवैधानिक कार्रवाई में समय और प्रक्रिया की एक रूपता अनिवार्य है। दूसरा, जांच समिति के गठन पर सवाल। न्यायमूर्ति वर्मा ने 3 सदस्यीय संसदीय जांच समिति के गठन को भी चुनौती दी है। उनका कहना है कि जब दोनों सदनों में प्रस्ताव पेश हो चुका है तो जांच समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एक तरफा नहीं, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। तीसरा, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का मुद्दा। याचिका में यह भी कहा गया है कि महाभियोग की पूरी प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ और उन्हें पर्याप्त असर नहीं दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप और जांच समिति की रिपोर्ट। न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद न्यायाधीश अधिनियम 1968 के तहत जांच शुरू की गई थी। एक संसदीय जांच समिति ने 55 से अधिक गवाहों से पूछताछ के बाद अपनी 64 पृष्ठों की रिपोर्ट संसद को सौंपी, जिसमें उनके निष्कासन की सिफारिश की गई। रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति वर्मा की आधिकारिक आवास 30 तुगलक सेंट से बड़ी मात्रा में जली हुई और बिना जली नकदी बरामद की है। समिति ने कहा कि यह नकदी उसी भंडार गृह से मिली जिस पर न्यायमूर्ति वर्मा आधिकारिक रूप से रहते हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि बरामद नोटों में बड़ी संख्या में 500 रुपए के नोट शामिल थे, जिनमें जले हुए और साबुत दोनों तरह के नोट थे। समिति ने न्यायमूर्ति वर्मा के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उन्हें अपने आवास पर मिली नकदी की कोई जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया, ये दावा अविश्वसनीय है। यदि कोई साजिश थी तो इसकी शिकायत ना तो पुलिस से की गई और ना ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया गया। समिति ने उनके आचरण को अस्वाभाविक बताते हुए निष्कर्ष निकाला कि आरोप के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। आंतरिक समिति और तत्कालीन सीजेआई की भूमिका। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक आंतरिक समिति ने भी विस्तृत जांच के बाद न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ अभियोग लगाए थे। इस समिति ने दिल्ली पुलिस आयुक्त, दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख सहित 45 से अधिक व्यक्तियों के बयान दर्ज किए और व्यापक साक्ष्यों का विश्लेषण किया। 8 मई को इन निष्कर्षों के आधार पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति वर्मा के महाभियोग की सिफारिश की थी। ये कदम तब उठाया गया जब आंतरिक समिति द्वारा दोषी ठहराए जाने के बावजूद न्यायमूर्ति वर्मा ने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले भी उनसे स्वेच्छा से पद छोड़ने को कहा गया था। न्यायमूर्ति वर्मा का पक्ष। न्यायमूर्ति वर्मा लगातार सभी आरोपों का खंडन करते आए हैं। अपने जवाबों में जांच समितियों के निष्कर्षों को चुनौती दी है। हालांकि मीडिया द्वारा आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क किए जाने पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। संवैधानिक महत्व और आगे की राह। ये मामला केवल एक न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठे सवाल न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रियात्मक शुचिता, संसद की भूमिका और न्यायिक स्वतंत्रता की सीमाओं को परिभाषित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब सभी की निगाहें संसद सचिवालयों के जवाब और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। अदालत का निर्णय ये तय करेगा कि महाभियोग जैसी संवैधानिक प्रक्रिया में प्रक्रियागत त्रुटियां कितनी गंभीर मानी जाएंगी और क्या वे पूरी कार्रवाई को प्रभावित कर सकती हैं।